हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड जो क्लर्क की वैकेंसीज है उसके लिए प्रैक्टिस सेट 2 को देखेंगे। ठीक है ना। इसी तरह का प्रैक्टिस सेट, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास पेपर में दिखाई देंगे आपको। तो वीडियो को अंत तक आपने जरूर देखना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर देना है चैनल को इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि इंग्लिश है। पहले हम इंग्लिश को अटेम्प्ट करेंगे, देन आपका इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग रहेगा, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देन आपके पास जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इंग्लिश के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है जो कि एक्टिव पैसिव वॉइस से है। तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। आपको ये एक्टिव वॉइस में करना है और ये आपको ये पैसिव वॉइस में दे रखा है। कहता है कि द लीनियंट व्यू ऑफ हर केस वाज टेकन बाय द जज। तो पहली बात तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है वाज टेकन। वाज टेकन मतलब वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगा रखी है, तो ये पैसिव में लगता है। तो अगर ये पैसिव है तो इसका जो एक्टिव होता है वो होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट जो होता है वो वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। तो द जज यहाँ पर एंड में लिखा हुआ है, तो जज आग स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो विल नहीं हो सकता, हैज टेकन नहीं हो सकता, और टेक्स नहीं हो सकता। क्या बचा आपके पास, द जज टुक। टुक इज अ सेकंड फॉर्म, अ लीनियंट व्यू ऑफ अ केस। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये पैसिव वॉइस था जो आपको दे रखा था वाज प्लस थर्ड की फॉर्म को एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए। जो एक्टिव वॉइस है वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म, वो वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। तो वाज टेकन आपके पास दे रखा था, तो इसका सेकंड फॉर्म टुक बनेगा। और ऑप्शन नंबर थर्ड में ही मेरे को ये दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं कि हमारा आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। अ लीनिएंट व्यू ऑफ हर केस वाज टेकन बाय द जज, ये पैसिव वॉइस है। और इसका जो एक्टिव बनेगा वो बनेगा आपके पास, द जज वाज टुक अ लीनिएंट व्यू ऑफ हर केस। ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। कह रहा है कि अ सीक्रेट प्लान बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल टू डू समथिंग रॉन्ग। एक सीक्रेट प्लान जो कि ग्रुप के द्वारा किया जाता है टू डू समथिंग, कुछ गलत करने के लिए, उसे क्या बोल जाता है। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपके पास चार ऑप्शन दे रखते हैं, कन्वेंशन, टायरनी, कॉन्स्पिरेसी या पोलैरिटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी जो है वो एक अनुचित या गैर कानूनी काम की गुप्त योजना बनाना जिसे हम बोलते हैं, यानी कॉन्स्पिरेसी। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं कि आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आपके पास मीनिंगफुल पैराग्राफ यहाँ पर आपको बनाना है। तो जब आपको पता है कि अगर आपको मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है तो आपका जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो नाउन से स्टार्ट होता है। किससे, नाउन से स्टार्ट होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर द मेन रीजन नाउन नहीं है, अदर सिटीज। ठीक है ना, अदर किसी और सिटीज की बात कर रहा है, मूव ओवर नाउन नहीं है। न्यूयॉर्क यहाँ से मेरे को दिखाई दे रहा है कि न्यूयॉर्क क्या है, एक आपका नाउन है। ठीक है, तो सीधी सीधी सी बात है कि आपका जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो कौन से स्टार्ट होगा, न्यूयॉर्क यानी कि एन से स्टार्ट होगा। तो कह रहा है कि न्यूयॉर्क हैज़ अ ग्रेट शेयर ऑफ पीपल यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट देन अदर सिटीज इन यूएसए फॉर डेली कम्युनिटिंग। तो अदर सिटीज की यहाँ बात हो गई है। उसके बाद अदर सिटीज के बारे में आगे बात होगी तो एल आएगा, यानी कि अदर सिटीज डू नॉट हैव इनफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, तो ये हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। उसके बाद आता है द मेन रीजन। उसका रीजन क्या है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं ना होने का, द मेन रीजन दैट द मेजोरिटी ऑफ द पीपल डोंट प्रेफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो इसके बाद के आएगा, उसके बाद में लास्ट बच गया आपके पास एम बच गया। तो एन एल के एम इसका सही आंसर हो जाएगा, और मेरे को ये ऑप्शन नंबर फोर में दिखाई दे रहा है। तो एन एल के एम यानी कि ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है वो नाउन से स्टार्ट होता है। तो नाउन मेरे को क्या दिखाई दिया, यहाँ पर न्यूयॉर्क दिखाई दिया। न्यूयॉर्क में अदर सिटीज़ के बारे में बात हुई तो अदर सिटीज़ का फिर एल में दिखाई दिया। और इसका जो मेन रीज़न है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करते वो क्या है, पीपल प्रेफर नहीं करते वहाँ के। मूव देयर ऑन व्हीकल्स, तो अपने व्हीकल्स एंड लाइक टू यूज़ दैम, उनको यूज़ करना वो पसंद करते हैं। तो एन एल के एम क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑफ ऑल द गर्ल्स। यहाँ पर आपको सुपरलेटिव डिग्री यानी सॉरी, यहाँ पर आपको क्या रखना है, यहाँ पर आपको डिग्री रखनी है। ठीक है ना। आपको यहाँ पर देखना है कि आपके पास कौन सी डिग्री यहाँ पर आएगी। ऑफ ऑल द गर्ल्स, ऑफ ऑल द गर्ल्स इन द क्लास एनी इज द। तो पहली बात तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है द। ऑफ ऑल द गर्ल्स में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द लिखा हुआ है। तो द के साथ हमेशा कौन सी आती है, द के साथ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है। कौन सी आती है, सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है, यहाँ पर थिनेस्ट, जिसे आप बोलते हो थिन, थिनर, थिनेस्ट। ठीक है ना, थिन होता है, थिन होता है। कंपैरेटिव डिग्री होती है यहाँ पर थिनर, और जो सुपरलेटिव होती है वो होती है थिनेस्ट। तो इस द के साथ हमेशा कौन सी डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो ऑप्शन नंबर फोर में मेरे को ये दिखाई दे रही है। तो द ऑफ ऑल द गर्ल्स इन द क्लास एनी इज द थिनेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट हो जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि पैरिटी सिनोनियम बताना है आपको। पैरिटी का PARITY का आपको क्या बताना है, सिनोनियम बताना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरिटी। पैरिटी का मीनिंग अगर हम आपको बताएं सिंपल वर्डों में, तो पैरिटी का मतलब होता है समानता। क्या होता है, समानता होता है पैरिटी का वर्ड, यानी कि किसी भी चीज में समानता दिखाना उसे बोलते हैं पैरिटी। पैरिटी समानता मतलब इक्वलिटी दिखाना। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। इक्वलिटी दिखाना, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो पैरिटी मतलब समानता, समानता मतलब इक्वलिटी जो हम दिखाते हैं उसे हम बोलते हैं पैरिटी। ठीक है, आगे बात है इनकम्पेटिबिलिटी। अगर हम बात करें तो इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, मतलब प्रकृति में दो चीजों की स्थिति जिसमें अलग अलग है वह अस्तित्व के असक्षम बोलना, यानी कि बेमेल जो है। इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है बेमेल, जिसमें कोई मेल नहीं है, जिसे हम बेमेल बोलते हैं। ठीक है ना, जिसमें कोई मेल नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, डिसिमिलिट्यूड। डिसिमिलिट्यूड का मतलब क्या होता है, डिसिमिलिट्यूड का मतलब होता है अंतर, दो चीजों में किसी चीज में अंतर होना। ठीक है ना, डिसिमिलिट्यूड का मतलब क्या होता है, अंतर होना। और एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब होता है शत्रुता, यानी कि आपके पास वैर भाव या द्वेष, जिसे हम एनिमी बोलते हैं, शत्रुता बोलते हैं। ठीक है, तो पैरिटी मतलब समानता यानी कि इक्वलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी का बेमेल होता है। डिसिमिलिट्यूड का मतलब होता है अंतर, अंतर की चीजों में अंतर होना। और एनिमोसिटी का मतलब होता है शत्रुता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हैवी रेन। आपको यहाँ पर बताना है ग्रामेटिकल एरर क्या है। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कौन सा ग्रामेटिकल एरर है। हैवी रेन प्रिवेंटेड द ऑफिशियल्स टू गो टू इंस्पेक्ट द पिच। तो हैवी रेन में कोई, हैवी रेन प्रिवेंटेड, हैवी रेन में कोई और वो नहीं है। ठीक है ना, हैवी रेन प्रिवेंटेड द ऑफिशियल्स टू गो टू इंस्पेक्ट द पिच। ठीक है ना, हैवी रेन्स प्रिवेंटेड, प्रिवेंटिव मतलब वो रोकना होता है। टू प्रिवेंटेड द ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स को उसने रोक दिया। फ्रॉम, किस लिए रोक दिया वो हमें यहाँ पर बताना है। तो टू गो की जगह यहाँ पर हमारे पास टू गो दिखा हुआ है, टू गो की जगह आ जाएगा फ्रॉम। टू गो की जगह आ जाएगा फ्रॉम। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका सही जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा हैवी रेन प्रिवेंटेड द ऑफिशियल फ्रॉम गोइंग आएगा। ठीक है ना, टू गो ना आके यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रॉम गोइंग आ जाएगा। फ्रॉम गोइंग, कहाँ जाने से उन्होंने रोक दिया, फ्रॉम गोइंग टू इंस्पेक्ट द पिच। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट हो जाएगा। टू गो ना आके यहाँ पर आएगा फ्रॉम गोइंग, ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपके पास पैराग्राफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, पैराग्राफ यहाँ पर आपको दे रखा है एक, और साइड में आपको आंसर्स बताने हैं। कह रहा है कि हाउ डज मानू मैनेज टू कीप हरसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग asleep। हाउ डज मानू मैनेज टू कीप हरसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग asleep। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको पैराग्राफ थोड़ा सा यहाँ पर रीड करना पड़ेगा। ठीक है ना, और अगर आपको ये रीड करना पड़ेगा तो जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है, शी यूजेस अबाउट अ डजन सिगार्स एंड लीस्ट 4 pills टू फॉर्म हम फॉलिंग asleep। देख लेते हैं क्या ये सही है आंसर। तो इसका में अगर हम देखें, ये रहा, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है द cigars helped repel to the mosquito but when she runs the cigar falling asleep। तो इसका सही आंसर आपका सिगार वाला हो जाएगा। ठीक है ना, कि वो अपना फॉलिंग एस्लीप की कैसे मैनेज करती थी, कीप हरसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग एस्लीप, शी यूजेस अबाउट अ डजन ऑफ सिगार्स एंड एट लीस्ट 4 pills टू कीप अप फ्रॉम फॉलिंग एस्लीप। ठीक है ना, तो ये थर्ड सेंटेंस है, सेकंड, सॉरी सेकंड पैराग्राफ में ये थर्ड सेंटेंस है। अगर हम देखें यहाँ पर, तो ऊपर करते हैं इसको। तो यहाँ पर हमें दिया गया है ये रहा, दीज आइटम्स इंक्लूडिंग अबाउट अ डजन सिगार एंड एटलीस्ट 4 pills टू फॉलिंग एस्लीप। ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या ये हमारा आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। शी यूजेस अबाउट अ डजन सिगार्स एंड एटलीस्ट 4 pills टू कीप हर फ्रॉम फॉलिंग एस्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, पैराग्राफ का ही वो क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस मानू हर हैज टू फेस इन द मैनग्रोव स्वैम्प्स। तो मैनग्रोव स्वैम्प में मानू को किस तरह के चैलेंजेस जो थे वो फेस करने पड़े थे। तो मैनग्रोव जो स्वैम्प्स थे उसमें मानू को किस तरह के जो वो थे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। तो आगे यहाँ पर अगर हम देखें तो अ, इसमें हमारे पास दे रखा है लैक ऑफ स्पोर्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, फीवर एंड अदर डिजीज, बैड वेदर, मॉस्किटो बाइट्स एंड कट एंड स्क्रैप्स। तो इसमें अगर हम देखें तो मानू को जो थे वो किस तरह के जो चैलेंजेस थे वो फेस करने पड़े थे, यहाँ पर ये दे रखा है। तो इन मैनग्रोव स्वैप विदाउट शूज मानू हैज टू फेस बैड वेदर, मॉस्किटो बाइट्स, कट्स, स्क्रैप्स। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा इसका करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह के जो चैलेंजेस थे उसे फेस करने पड़ते। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो सारे के सारे आंसर आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि मानू लाइक मैनी अदर चिल्ड्रन इज अ विक्टिम ऑफ, मानू लाइक मैनी अदर चिल्ड्रन जो है इज अ विक्टिम ऑफ, किस तरह के विक्टिम्स हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, मानू लाइक मैनी अदर चिल्ड्रंस इज अ विक्टिम ऑफ, ठीक है ना। तो ये क्या है, शी डज नॉट गो टू स्कूल बट गोज टू कलेक्ट फिश एंड स्मॉल मस्कुलिन मैंग्रोव स्वैम्स आइलैंड वेस्ट एंड बंगाल। तो ये क्या थे, चाइल्ड लेबर था और अर्ली स्कूल ड्रॉप आउट थे, चाइल्ड लेबर था और अर्ली क्या थे, स्कूल ड्रॉप आउट थे। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा घुमा के आंसर दिया हुआ है लेकिन आपको सिंपल पैराग्राफ में ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि हाउ मच मानू अर्न अबाउट 2 buckets ऑफ शेलफिश, ठीक है ना। हाउ मच मानू अर्न, कितना अर्न कर लेता था अबाउट 2 bucket ऑफ शेलफिश से। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि मोर देन 450 रुपीज़, मोर देन 450 रुपीज़ वो जो था वो अर्न कर लेता था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाना चाहिए। तो मोर देन 450 रुपीज़, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो सभी के सभी आंसर आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, बट इज विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो इसका अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। तो अगर हम पढ़ें, मानू हैज 7 यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है ना। और आगे बढ़े, फॉर मानू लाइफ सीम्स लाइक अ टनल नो एग्जिस्ट, मतलब मानू के लिए क्या थी, लाइफ सीम्स लाइक अ टनल, जिसके कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि मानू लव टू गो टू स्कूल एंड प्ले विद अदर चिल्ड्रन इन द इवनिंग, मानू प्ले टू गो टू स्कूल एंड लव अदर इन द इवनिंग। तो ये यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया है कि गेम यहाँ पर दिया गया, मानू हु हैव 7 younger brothers and sister has no time to go to school or play with other children, anyway she prefer not to play with other children because they she smells and other excluded from their games being a selfish worker। तो मानू को क्या था, पसंद था टू गो टू स्कूल, स्कूल जाना, एंड प्ले। आपको बताना है कि नॉट ट्रू, इसमें से कौन सी ट्रू नहीं है, आपको गलत बतानी है इसमें से। तो मानू के 7 यंगर ब्रदर सिस्टर थे, यहाँ पर लिखा गया है मानू हैज 7 यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हैड नो टाइम टू गो टू स्कूल और प्ले विद अदर चिल्ड्रन, ठीक है ना। मानू लव टू गो टू स्कूल विद अदर चिल्ड्रन लव इन द इवनिंग, ये गलत है यहाँ पर सेंटेंस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 से करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा सेंटेंस घुमा फिरा के दे रखा है, ये आपको देखना पड़ेगा और इजी आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो, ये इंग्लिश का पार्ट का लास्ट लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ आपको बताना है कि चूज द अल्टरनेटिव बेस्ट एक्सप्रेशन होता है, इसकी जगह वो क्या आ सकता है, यू कांट डिफेंड द रूपी एट अ पर्टिकुलर लेवल बिकॉज दे वुड बी स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड। इसका मीनिंग, अब ये ईडियम एंड फ्रेज है, स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड का मीनिंग आपको बताना है। स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड मतलब किसी चीज के विपरीत गाना, किसी चीज को रिजिस्ट करना। तो ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा, टू रिजिस्ट प्रिवेलिंग ओपिनियन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड मतलब जो लहरें होती हैं उसके अगेंस्ट चलना, यानी कि किसी चीज को रिजिस्ट करना। तो ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये थे हमारे पास इंग्लिश के 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट यानी कि रीजनिंग के पार्ट पर। तो रीजनिंग के पार्ट पर आते हैं, तो रीजनिंग के पार्ट में सबसे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर ढूंढना है कि यहाँ पर क्या आपको पैटर्न लगाना है और इसका आंसर आपको करना है। तो पहले आपको दे रखा है KOPT, इसका जो कोड है आपके पास दे रखा है AEFJ इसका कोड आपको दे रखा है। अगर मैं बात करूँ तो के से ए पे जाने के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू होती है हमारे पास 11, 11 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओ की वैल्यू होती है 15, 15 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूँ तो 5 आ जाएगा। पी की वैल्यू होती है हमारे पास कितनी, 16, इसमें से अगर मैं 10 माइनस कर दूँ तो आ जाएगा 6, ठीक है ना। टी की वैल्यू होती है 20, 20 में से 10 माइनस कर दूँ तो जे की वैल्यू होती है कितनी, 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास -10 का पैटर्न यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं QUVZ की बात करूँ तो क्यू की वैल्यू कितनी होती है, 17, 17 में से 10 गए कितना होता है 7, और 7 पे क्या आता है हमारे पास G आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा G। U की वैल्यू कितनी होती है, U की वैल्यू होती है हमारे पास 20, U की वैल्यू होती है 21, ठीक है ना। तो U की वैल्यू होती है 21, 21 में से 10 गए तो अगर मैं 10 माइनस करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा K। V की वैल्यू होती है 22, 22 में से अगर हम -10 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 11, 11 पे आता है क्या L, नहीं 12 आ जाएगा, 22 में से 12, 12 पे क्या आता है, एल आता है। जेड की वैल्यू होती है 26, इसमें से 10 माइनस करेंगे 16, 16 पे आता है पी। तो जी के एल पी इसका आंसर हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है, तो जी के एल पी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि इन अ स्मॉल फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स हैं, ए इज द वाइफ ऑफ बी, ये आपके पास ब्लड रिलेशन का है। कहता है कि ए जो है वो वाइफ है किसकी, बी की, ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो बी आपके पास मेल होगा। वाइल सी इज द सन ऑफ ए, सी जो है वो सन है किसका, ए का सन है, तो यहाँ पर हमने स्क्वायर लगा दिया। सी इज मैरिड टू डी, सी इज द सन ऑफ ए, सी इज मैरिड टू डी, सी की
जो वाइफ है वो कौन है? डी है। एंड ई इज द डॉटर ऑफ, ई जो है वो डॉटर है किसकी? डी की। ई इज द डॉटर ऑफ डी। एच इज द ब्रदर ऑफ ई, एच जो है वो ब्रदर है किसका? ई का। और हाउ ई रिलेटेड टू बी, ई बी की क्या लगती है? ठीक है ना, आपको बताना है कि ई जो है वो बी की क्या लगेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ई बी की क्या लगेगी, क्योंकि ये पहले इसकी ये बच्चे हो गए, फिर उसके बच्चे, तो यह क्या लगेगी? ग्रैंड डॉटर लगेगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ई जो है वो बी की क्या लगेगी? ग्रैंड डॉटर लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि न्यूमिस्टिक कॉइन्स, असली इस तरह का रिलेशन आपको बताना है। तो न्यूमिस्टिक यहाँ पर दिया गया है। न्यूमिस्टिक क्या होता है हमारे पास? कॉइन्स। ठीक है ना। न्यूमिस्टिक वो होता है जो कॉइन्स को इकट्ठा करके रखता है। न्यूमिस्टिक कौन होता है? जो कॉइन्स की स्टडी करता है या कॉइन्स को इकट्ठा करके रखता है। उसी तरह से टेक्सोनॉमी जो होता है, टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी जो होता है वो इज अ साइंस होती है ऑफ नेमिंग एंड डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है ना। ये फोजल से रिलेटेड नहीं होती, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। सीमेंटिक जो होता है हमारे पास, जिसे आप बोलते हैं सीमेंटिक, द स्टडी ऑफ मीनिंग एंड रेफरेंस ऑफ द ट्रुथ। सीमेंटिक जो होता है वो ट्रुथ से रिलेटेड होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। Orography. Orography is the study of the topography relief of the mountains and can more broadly include hills. ठीक है ना। तो ये माउंटेन से रिलेटेड होता है ओरोग्राफी, तो ये भी नहीं हो सकता। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी होता है। ह्यूमंस के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। न्यूमिस्टिक जो होता है वो कॉइन्स की स्टडी के लिए होता है, या कॉइन्स इकट्ठे करता है उसे न्यूमिस्टिक बोलते हैं। ठीक है ना। एंथ्रोपोलॉजी जो होती है वो ह्यूमंस की स्टडी के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपके पास ये पेपर फोल्ड किया गया है। पेपर फोल्ड करके आपको किस तरह का ये दिखाई देगा वो आपको बताना है। चार ऑप्शन आप यहाँ पर दे रखे हैं। तो थोड़ा सा अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, तो जब मैं इसे वापस से फोल्ड करूँगा तो यहाँ पर ये ऐसा दिखेगा, फिर ये सर्कल आएगा। ठीक है ना। और ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा डंडा। फिर नीचे करेंगे इसको तो यहाँ पर आएगा ये इस तरीके से, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनाई देगा। तो देख लेते हैं ये कौन से ऑप्शन में है। तो ये तो नहीं हो सकता, पहले वाला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये दोनों डिज़ाइन एक ही साथ है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है। आगे बात करते हैं। और कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर थर्ड भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड भी नहीं, इसका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सब नंबर बिल्कुल सही है। तो सिंपल सा आपका ये पेपर फोल्डिंग का है। आपको बस पेपर फोल्ड करके थोड़ा सा ध्यान से देखना, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऑड बताना है कि इनमें से कौन सा ऑड है। इसको इनमें से ऑड बताना है कि कौन सा है। तो अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ, 5 + 8 + 5 कितना होता है? 18। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो 7 + 8 + 3 कितना होता है? 18। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ 6 + 5 + 7 कितना होता है? 18। लेकिन अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो 3 + 9 + 1 कितना होता है? 13 होता है। तो ये आपके पास ऑड दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनका सम 18 नहीं बन रहा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको इसमें बतानी है कितनी है। तो ये आप, मैं आपको यहाँ पर ये इसका आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है ना। ये आपको खुद देखना है, क्योंकि अगर मैं दिखाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो आपको ये खुद ही देखनी है और कमेंट करके बताना कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10, 14, 15 या 17। तो कितनी ट्रायंगल्स हैं इस फिगर, आपको आपको ध्यान से देखना है, बनाना है कॉपी के ऊपर। उसके बाद ट्रायंगल्स देखनी है, और ट्रायंगल जितने भी ट्रायंगल्स आपके निकलेंगे वो कमेंट आपको करना है। ठीक है ना। इसका आंसर मैं आपको कमेंट में ही दे दूंगा कितना इसका आंसर है। ठीक है। बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन हम अपने आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, कह रहा है कि 17, 39 और 11 का आपको बताना है कि क्या पैटर्न इसमें लग रहा है। वही पैटर्न कौन से क्वेश्चन में लग रहा है वो आपको आगे आपको बताना है। तो 17 और 39 और क्या है? 17, 39 और 11 का आपको पैटर्न बताना है क्या होगा। तो अगर हम देखें तो अगर मैं सेकंड नंबर यानी कि 39 में से 11 को माइनस कर दूं, इस 39 में से अगर मैं 11 को माइनस करूं तो कितना आएगा हमारे पास? 28 आएगा। ठीक है ना। 28 आएगा। या फिर हम ये पैटर्न तो नहीं लगेगा। या फिर हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर अगर मैं माइनस करता हूँ, तो सेकंड में से फर्स्ट का कितना बचता है? 22। और 22 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पहला नंबर आ जाएगा, यानी थर्ड नंबर आ जाएगा। सॉरी, हमारे पास क्या आ जाएगा? थर्ड नंबर आ जाएगा। यानी कि हमने क्या करा, सेकंड नंबर में से माइनस करा कौन सा? फर्स्ट नंबर। ठीक है ना। और उसको डिवाइड करा 2 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा थर्ड नंबर आ जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पर पैटर्न दिख रहा है। देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन में ये पैटर्न लग रहा है। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन को उठाता हूँ तो 47 में से अगर मैं 13 को माइनस करता हूँ तो हमारे पास कितना बचेगा? 34 बचेगा। और 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 आना चाहिए था, 19 आ रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसकी बात करते हैं तो 35 में से अगर हम 11 माइनस करते हैं तो 35 में से 11 गया, कितना बचता है हमारे पास? 24। 24 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 12 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 14 आ रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। अगर हम इसकी बात करते हैं तो कहता है कि 44 में से अगर 18 को माइनस करते हैं
44 में से अगर हम 18 को अगर हम माइनस करते हैं तो आपके पास बचेगा कितना 26। 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, यानी कि थर्ड नंबर हमें दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा 18, 44 एंड 36 से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि आपको 355 यहाँ पर दे रखा है, 335 दे रखा है, प्लस प्लस का मतलब प्लस मीन्स होता है डिवाइड, डिवाइड बाय कितना 67 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना 67 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई बाय 8, डिवाइड, डिवाइड मीन्स होता है -21, मल्टीप्लाई मीन्स होता है प्लस, प्लस कितना 9। तो ये इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो पहले क्या होता है, पहले हमारे पास डिवाइड होता है, तो पहले हम डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 335 डिवाइड बाय कितना 67 करेंगे। तो 335 डिवाइड बाय 67 करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 8 -21 प्लस 9, तो 335 को 67, तो ये कितने 5 पे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 5 8 जा कितना हो जाएगा 40, माइनस में 21 प्लस 9, तो 40 माइनस 21 प्लस 9 कितना होता है हमारे पास 28 होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन अ सर्टेन कोड ग्री श्री मीन्स ब्रांड न्यू। आपके पास ग्री श्री का जो कोड है वो दे रखा है ब्रांड न्यू, ठीक है ना। GYP और TWOH का जो कोड है वो दे रखा है वेरी कोल्ड, ठीक है, वेरी कोल्ड दे रखा है। आगे बात करते हैं ग्री बुर BUR और TWOH का जो कोड दे रखा है वो दे रखा है ओल्ड एंड न्यू, ओल्ड एंड न्यू दे रखा है। आगे हमारे पास दे रखा है CHRIDEH TWOH का जो कोड है वो है ओल्ड ब्रांड कार। आपको बताना है कि न्यू कार का कोड क्या होगा। पहली बात तो आपको न्यू का कोड ढूंढना पड़ेगा। तो अगर मैं न्यू का कोड देखते हैं, तो अगर मैं न्यू का कोड देखूं तो न्यू यहाँ पर है और न्यू यहाँ पर भी है। तो ऐसा वर्ड जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो आ रहा है ग्री। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ग्री कॉमन आ रहा है, तो ग्री तो आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास कार। कार का देख लेते हैं कि कार का क्या है। अब कार मेरे को सिंगल दिखाई दे रही है, यहाँ पर मेरे को सिर्फ कार दिखाई दे रही है, ठीक है ना। कार यहाँ पर है, तो कार एक ऐसा वर्ड है जो कहीं और नहीं है, यानी कि DEH ऐसा कोड है जो कहीं और नहीं है, तो ग्री DEH इसका कोड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में मेरे को ये दिखाई दे रहा है, तो ग्री DEH ऑप्शन नंबर 4 से करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान से आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखने की यहाँ पर जरूरत है। तो GRIDEH इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि मिरर इमेज क्या होगी। थोड़ा सा फिगर को आप वीडियो को पॉज करके ध्यान से देखें और फिर इसका सही आंसर करेंगे। तो इसका जो आपको मिरर इमेज बतानी है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मिरर इमेज बताओगे तो जो ये वाली चीज़ है, ये वाला जो पोर्शन है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये वाला पोर्शन है वो यहाँ पर आएगा पहले, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में आएगा वो। तो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता क्योंकि बी में ये दिया ही नहीं हुआ है। फिर ऑप्शन नंबर थर्ड पे आते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड हो सकता है लेकिन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर स्टार ऊपर है और वो नीचे की तरफ है स्टार। तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 पे आप सही क्लिक करेंगे और आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है और आपको ये मिल जाएगा आसानी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे में कहता है कि स्माइल इज कोडेड एज 174। स्माइल इज कोडेड एज कितना 174 दे रखा है। आपको जेब्रा का कोड बताते हैं कि जेब्रा का कोड क्या होगा। तो स्माइल का कोड है 174, आपको जेब्रा का कोड बताना है। तो एस की वैल्यू की बात करें तो एस की वैल्यू होती है 19, एम की वैल्यू की बात करें तो ये होती है 13, आई की वैल्यू होती है 9, एल की वैल्यू होती है 12, ई की वैल्यू होती है 5। तो अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ, इन सबको ऐड करने पर बनेगा 58, और 58 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपके पास आ जाएगा 174। यहाँ पर 174 है तो कितना आ जाएगा 174 आ जाएगा। इस तरह से अगर मैं जेब्रा की बात करूँ, ZEBRA, तो Z की वैल्यू होती है 26, E की वैल्यू होती है 5, B की वैल्यू होती है 2, R की वैल्यू कितनी होती है 18 और अपना A की वैल्यू होती है 1। इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ तो ऐड करने पर इनका बनेगा कितना 52 बनेगा, और 52 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 156। ऑप्शन नंबर बी में मेरे को ये दिखाई दे रहा है, तो देख लेते हैं क्या ये आंसर सही है। तो जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 156 हो जाएगा। तो सिंपल आपके लेटर्स के जो न्यूमेरिकल वैल्यू तो इनको ऐड करना है, मल्टीप्लाई बाय 3 करना है और आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नो कैट इज अ लॉयन। आपके पास एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, आपको पहले वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कह रहा है कि नो कैट इज अ लॉयन, कोई भी कैट जो है वो लॉयन नहीं है। और सम हॉर्सेज आर लॉयन, सम हॉर्सेज जो हैं वो लॉयन है, ठीक है। ऑल कैट्स आर काउ, सभी की सभी कैट क्या है, काउ है। सभी की सभी कैट क्या है, काउ है। तो सम काउज आर लॉयन, क्या सम काउज जो है वो लॉयन है,
पता नहीं, हो भी सकती है। सम हॉर्सेज आर कैट, कुछ हॉर्सेज जो है वो कैट हैं, पता नहीं, हो भी सकते नहीं। नो लायन इज अ काउ, नो लॉयन इज अ काउ, नो लॉयन इज अ काउ, कोई भी लॉयन जो है वो काउ नहीं है, पता नहीं, ये भी हो सकता है। तो पहला ऑप्शन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में हमारे पास क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। क्योंकि सम का सम देखो, अगर मैं आपको देखूँ तो यहाँ पर काउ और लॉयन की बात हो रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है सम, यहाँ पर भी काउ और लॉयन की बात हो रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है नो। तो या तो पहला आंसर होगा या फिर सेकंड आंसर होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर बन रहा है आइदर का केस। तो आइदर या तो वन इसका आंसर होगा, या आइदर वन एंड थ्री, या तो पहला आंसर हो सकता है क्योंकि कुछ काउ लॉयन हो सकती है, कुछ सब, कोई भी काउ लॉयन नहीं हो सकती, तो या तो पहले का आंसर बनेगा या फिर थर्ड आपका आंसर बनेगा। आइदर का केस यहाँ पर बन रहा है, तो आइदर में देख लेते हैं कि वन और थ्री आपका आंसर होना चाहिए, आइदर वन और थ्री। तो आइदर वन और थ्री मेरे को फोर में दिखाई दे रहा था, जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो आइदर वन या फिर थ्री का यहाँ पर केस बनेगा। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास, आपके पास उसका कोड है, डायरेक्शन का कोड है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ, ये डायरेक्शन क्वेश्चन कोड को आपको पढ़ना है, और इसका बताना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू एस। तो पॉइंट बी की जो डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एस, कौन से, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एस से बी कौन सी डायरेक्शन में है। तो ये होमवर्क है आपका, क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है। डायग्राम आपको बनाना है, जब भी आपके पास डायग्राम बनेगा उस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो भी आपका आंसर आएगा वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना, आपको हमें कमेंट में बताना है। एक आपके पास इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक आपके पास इंग्लिश का क्वेश्चन, एक आपके पास, सॉरी, इसके आपके दो क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि क्या आपका आंसर होगा। तो रीजनिंग के आपके पास दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका है ट्राइंगल बताने वाला, कि आपको कितनी ट्राइंगल्स आपको मिली हैं वो वाला, और एक आपके पास डायरेक्शन वाला। तो इन दोनों का आंसर आप हमें कमेंट में करके बताएंगे कि क्या आपका आंसर रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आज के सेशन की ओर, नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की ओर। क्वांटिटेटिव में देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आपके पास दिए गए हैं। और गाइस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है ना, ठीक है ना, आपके एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हम आपके लिए इसी तरह की और वीडियोस लाते रहे। अभी फ्राइडे तक मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे पास चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड वाले कैंडिडेट्स हैं, फ्राइडे तक मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें सिर्फ चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना, पूरी एक बुक है हमारे पास, एक बुक हमने यहाँ पर मंगवाई है या पब्लिश करी है, ठीक है ना, जो भी है। तो कुछ नोट्स हमने मंगवाए हैं, वो चंडीगढ़, स्पेशली चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के लिए है, तो उसकी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा। फ्राइडे तक वो बुक मेरे पास में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद फ्राइडे से सैटरडे, जितना भी, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, हम उस बुक से आपको रीड करवाएंगे। ठीक है ना, पूरी अच्छी बुक है, बेहतरीन बुक है। ठीक है ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ये सीरीज करना चाहते हैं फ्राइडे से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हम आपके लिए फ्राइडे से इस तरह की सीरीज और लेके आएँ। ठीक है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और आप हमारे साथ इसी तरह से एग्जाम की तैयारी करते रहें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, अब शुरू करते हैं। हमारे पास ऑन इन्वेस्टिंग एन अमाउंट ऑफ 7.5%, ठीक है ना, इट बिकम्स 89। बिकम्स का मतलब होता है ये अमाउंट बन गई है आफ्टर 4 ईयर। अमाउंट इन्वेस्टेड, प्रिंसिपल आपको निकालनी है कितनी थी। कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो इंटरेस्ट हमें दे रखा है वो दे रखा है 7.5% का, टाइम हमें दे रखा है कितना, 4 ईयर। ठीक है ना, 4 ईयर का हमें क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, और अमाउंट हमें दे रखी है कितनी, 890। सीधा डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो अगर एक साल में मेरे को 7.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 4 साल में मेरे को कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, 30% का मेरे को इंटरेस्ट मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30% का टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा। और मेरे पास अमाउंट क्या होती है, तो अगर मैं 100% मेरे पास प्रिंसिपल है, और 30% का मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130% हो जाएगा। तो हमें पता है कि 130% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 819 है। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 819 डिवाइड बाई 130। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, तो मैं 100% की वैल्यू निकाल दूंगा। तो 819 डिवाइड बाई 130 मल्टीप्लाई बाई कितना, 100। कटिंग करेंगे यहाँ से, ये कटिंग हो जाएगी, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, जीरो से जीरो कैंसिल होने के बाद ये आपके पास कटेगा 63 पे। तो 63 इंटू में 13 कितना होता है, 819 होता है, और 63 इंटू में 10 कितना हो जाएगा, 630 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक तरीके से ना करके हमने इसको सीधा शॉर्टकट्स में कर दिया, क्योंकि 30% आपका इंटरेस्ट है, 100% प्रिंसिपल होती है। तो 100 प्लस 30 कितना हो गया, 130 हो गया। 130% की वैल्यू आपको दे रखी है 819, मैंने 100% की वैल्यू निकाल दी, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे को यहाँ पर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआई से रिलेटेड, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, आपको सिंपल ये डीआई देखनी है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तो क्वेश्चन में बोला गया है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी, आर्टिकल ए और बी का कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है, द रेशो एंड द मार्क प्राइस, द रेशो द मार्क प्राइस, किनकी रेशो निकालनी है, क्या होगी। जो ये जो इस तरह के हैं, जो ट्रायंगल वाले हैं, इस तरह से जो दे रखा है ये प्रॉफिट है, और इस तरह से जो दे रखा है ये डिस्काउंट है। तो अगर मैं आर्टिकल ए की बात करता हूँ, ठीक है ना, आर्टिकल ए की बात करता हूँ, आर्टिकल आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, पहले तो वो फॉर्मूला जान लीजिए क्या है। फॉर्मूला होता है आपके पास कॉस्ट प्राइस अपॉन में मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस में डिस्काउंट अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे और दोनों आर्टिकल का मार्क प्राइस निकाल लेंगे। तो पहले अगर मैं आर्टिकल ए की बात करता हूँ तो आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस है 100, इसका मार्क प्राइस मेरे को निकालना है, और आर्टिकल ए ये है, दोनों जगह क्या है 20-20% है, 20% का ही प्रॉफिट है, 20% का ही डिस्काउंट है। तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80, और 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं मार्क प्राइस निकालूंगा तो मार्क प्राइस आ जाएगी मेरे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 80 आ जाएगा, ठीक है ना। डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 80, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 जीरो, तो इसकी जो मार्क प्राइस आएगी ए की वो आएगी 150 आ जाएगी। इसी तरह से मैं आर्टिकल बी की मार्क प्राइस निकालूंगा, आर्टिकल बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 200 है, तो 200 डिवाइड बाय इसकी मार्क प्राइस मेरे को निकालनी है, इज इक्वल टू आर्टिकल बी की बात करें तो आर्टिकल बी में जो प्रॉफिट है वो 35 का, और डिस्काउंट कितने का है 25 का। तो 100 माइनस में 25 करेंगे तो 75 हो जाएगा, और 135 का क्या हो जाएगा प्रॉफिट, पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ से मार्क प्राइस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 200 मल्टीप्लाई बाय 135 डिवाइड बाय कितना 75, ठीक है ना। इसी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 थ्री ज़ा 75 होता है, 25 हाँ 8 ज़ा 200 होता है, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, 15 3 5 ज़ा 15, इसे कटिंग करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 4 8 5 ज़ा 40, 4 360, इसका क्या आ जाएगा हमारे पास 360, हमारे पास इसका वो आ जाएगा क्या मार्क प्राइस आ जाएगा। तो दोनों का मार्क प्राइस मेरे को यहाँ पर मिल चुका है, और दोनों का मार्क प्राइस की हमें क्या निकालनी है रेशो निकालनी है, यानी कि 150 रेशो 360 की हमें रेशो निकालनी है। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यानी कि 5:12 इसका आंसर होना चाहिए। तो 5:12 देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में मेरे को दिखाई दे रहा है। तो 5:12 मेरे को ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 5:12, बाकी ऑप्शन आपको चेक नहीं करने। तो ये था हमारे पास मार्क प्राइस का फॉर्मूला। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप सोल्यूशन को बहुत इजीली आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज ये टफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास फॉर्मूला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास टिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको इसके लिए बेसिक सा रूल पता होना चाहिए। बेसिक रूल ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए या थीटा में कह लूँ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो इक्वल होता है वो 1 के इक्वल होता है, और अगर x प्लस वाई की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होती है तो साइन x जो होता है, साइन x इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, वो कॉस वाई के इक्वल होता है। तो ये बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि अगर x प्लस वाई दो एंगल्स का सब 90 डिग्री है तो साइन x इज इक्वल टू कितना होगा कॉस वाई के इक्वल होगा। तो जैसे कि अगर यहाँ पर मैं क्वेश्चन को लिख दूँ पहले कि साइन x यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन को लिख देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। साइन x इंटू में दे रखा है कॉस वाई प्लस साइन वाई इंटू में क्या दे रखा है हमारे पास कॉस एक्स डिवाइडेड बाय हमारे दे रखा है 2 कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस सीकेंड 60 डिग्री, ठीक है ना, प्लस 2 साइन स्क्वायर 20 डिग्री। तो यहाँ पर ये हमें दे रखा है। तो फॉर उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट जो था ये पता लग गया होगा कि साइन एक्स इज इक्वल टू कोस वाई होता है कब, जब एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो 90 डिग्री के इक्वल हो। तो साइन एक्स किसके इक्वल होगा कॉस वाई के इक्वल होगा, या फिर मैं कहूँ कॉस वाई किसके इक्वल होगा साइन एक्स के इक्वल होगा। तो जहाँ जहाँ कॉस वाई है वहाँ वहाँ मैं क्या रख दूंगा साइन एक्स रख दूंगा। तो अगर मैं कॉस वाई की जगह साइन एक्स रखूँ तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, मेरे पास बनेगी साइन एक्स इंटू में कॉस वाई की जगह मैंने साइन एक्स रख दिया प्लस, ठीक है ना, कॉस एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया, कॉस एक्स की जगह मैंने साइन वाई, साइन कॉस वाई की जगह मैंने साइन एक्स रख दिया, और साइन वाई की जगह मैंने क्या रख दिया कॉस एक्स रख दिया, इनटू में कितना कॉस एक्स, सबको मैंने एक्स में चेंज कर दिया यहाँ पर। अगर मैं इनकी बात करूँ 2 कॉस स्क्वायर 20 डिग्री 2 साइन स्क्वायर 20 डिग्री, तो 2 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है ना, प्लस सीकेंड 60 डिग्री, ये आ जाएगा। ऊपर यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय
नीचे आ जाएगा हमारे पास टू कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, प्लस सीकेंड 60 डिग्री, सीकेंड 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, तो सीकेंड जो 60 डिग्री होता है वो 2 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है ना, सीकेंड 60 डिग्री 2 के इक्वल होता है। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, तो 1 बाय कितना हो जाएगा ये 4, तो 1/4 कितना होता है 0.25 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको बेसिक रूल पता होने चाहिए, तो 0.25 से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 3 6 इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 8 मैन 10 वुमेन, 8 मैन में 10 वुमेन में और 10 चिल्ड्रन में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। और आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि 20 ईच मैन गेट 25% मोर देन दैट ऑफ वुमेन एंड ईच वुमन गेट 25% मोर देन दैट ऑफ चिल्ड्रन। तो कह रहा है कि एक मैन को एक वुमेन से 25% ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ से अगर मैं मैन और वुमेन की रेशो बनाऊँ, तो मैन को ज़्यादा मिल रहा है किससे, वुमेन से, मोर देन वुमेन, तो 25% कितना होता है, 25% होता है 1/4, तो अगर वुमेन को 4 मिल रहा है तो मैन को इसको 25% ज़्यादा यानी कि 5 मिलेगा। और वुमेन और चिल्ड्रन की अगर मैं रेशो बनाऊँ तो कह रहा है कि ईच वुमेन गेट 25% मोर देन चिल्ड्रन, तो अगर वुमेन एक चिल्ड्रन को 4 मिल रहा है तो वुमेन को कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से रेशो बन जाएगी, ये 4 इधर आ जाएगा और ये 5 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 25/20 रेशो कितना 16, ये हमारे पास रेशो आ जाएगी, ठीक है ना। आगे इसकी कटिंग नहीं होती, आगे इसकी क्या होगी, कटिंग नहीं होगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे, मैन की जगह यहाँ पर मैन का वो वैल्यू रख देंगे, यानी कि 25 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 16। हमने इनकी रेशो से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा 200 रेशो 200 रेशो कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम इसकी रेशो निकालेंगे मैन वुमेन और इसकी, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 0, 2 1 2 0, 2 8 16, आगे कटिंग हो जाएगी, 2 5 10, 2 5 10, 2 4 8, यानी कि 5/4 इसका नीचे आ जाएगी रेशो, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, हमें कहना है कि एक वुमेन का हमें क्या निकालना है, वो निकालना है कि एक वुमेन को कितना मिलेगा प्राइस। तो वुमेन की रेशो देख लेते हैं कितनी है, 5 है, वुमेन की रेशो है 5, तो 2 3 6 6 की हम वैल्यू निकालेंगे, 5 डिवाइड बाय 5 5 10 और 4 कितना हुआ 14 होगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास वुमेन कितनी है, ये 10 वुमेन का आएगा, ये कितनी वुमेन का आएगा 10, पहले हम इसी कटिंग कर लेते हैं, तो जब हम इसी कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा, तो ये हमारे पास बन के आएगा 5/14 हो जाएगा, इसको मेरे को थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 5/14 हो जाएगा, ये 5/14 कटिंग करेंगे, यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं, हमारे पास 2 7 14 होता है, 2 1 2, 2 1 2, 18 16 और 2 8 16, 2 3 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1183 इंटू में 5 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी वुमेन है हमारे पास, 10 वुमेन है, तो इसको मैं क्या करूंगा, यानी कि 1183 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 7, ये 10 वुमेन का आया, तो एक वुमेन का निकालने के लिए 10 से डिवाइड भी करेंगे, तो इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास ये निकल के आएगा, जब इसको पूरा अच्छे से सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 84.5, इसको सॉल्व करेंगे तो 84.5 आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर दे रखा है, तो 84.5 से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले आपने क्या करना है, 8 मैन 10 वुमेन और 10 चिल्ड्रन लिखना है, फिर मैन और वुमेन की रेशो निकालने, कह रहा है कि ईच मैन गेट 25% मोर देन वुमेन, तो हमने रेशो बनाई, तो रेशो हमारे पास कितनी बनी, रेशो हमारे पास बन जाएगी 5/4 बन जाएगी, ठीक है ना। फिर यहाँ पर भी एच वुमन गेट 25% मोर देन चिल्ड्रन, तो यहाँ भी रेशो कितनी बन जाएगी 5/4 बन जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 25/20/16 बनेगी, इसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 25/20/16 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ से हमारे पास रेशो निकल के आएगी 5/5/4। फिर 2 3 6 को डिस्ट्रीब्यूट करना है वुमेन के रेशो में, तो वुमेन कितनी है 5 है, 5/14 हो जाएगा, 5 में 10 हो जाए 14 होता है, कटिंग करेंगे और एक वुमेन का निकालना है तो 10 से डिवाइड भी कर देंगे, तो 84.5 का सॉल्व करोगे इसको कैलकुलेशन को, तो 84.5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सा करेक्ट आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से डीआई से रिलेटेड है, कह रहा है कि नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फ्राइडे इज 950 दे रखा है, ठीक है ना। आपको बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय थिएटर सिनेपॉल एंड ज्योति सिनेप्लेक्स, ठीक है ना। कौन कौन से उसकी बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है ज्योति सिनेप्लेक्स की और सिनेपोलिस की, इनका टोटल कितना होता है, इनका टोटल कितना हुआ 50% हो गया। एंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय मुक्ता, मुक्ता कौन है, ये है 16 और प्लस कितना, एंड द रंग महल वाला 24, तो प्लस कितना 24, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 50 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 40,
तो कितना परसेंट का डिफरेंस है? 10% का डिफरेंस है, किसका? 950 का। तो 950 का 10% अगर हम निकालेंगे तो 950 का कितने टिकट का डिफरेंस है? 95 का आपका डिफरेंस आ जाएगा। सिंपल सिंपल सा मेथड है। 95 ऑप्शन नंबर सी में मेरे को ये दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 95 टिकट का क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ व्हील, एक व्हील है आपके पास जिसका डायमीटर आपको दे रखा है 28 मीटर, आपको यहाँ पर इसका डायमीटर दे रखा है। ठीक है ना, कह रहा है कितनी रेवोल्यूशन, कितने चक्कर काटेगा वो 28.6 किलोमीटर जाने में। तो इसका जो रेडियस होगा वो हो जाएगा 14 मीटर का। और आपको पता है कि अगर ये एक सरकमफ्रेंस यानी कि एक चक्कर काटेगा 2 पाई आर, तो 2 पाई आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2 इंटू में 22/7 और रेडियस कितनी? 14। 7 1 7, 7 2 14। तो ये आपके पास आ जाएगा 88 मीटर। 88 मीटर चलेगा ये एक रेवोल्यूशन में। 2 पाई आर की वैल्यू हमने निकाली, तो यहाँ से आ जाएगा 44 × 2 कितना हो जाएगा? 88 मीटर चलेगा एक रेवोल्यूशन में। तो 88 मीटर चलता है ये एक रेवोल्यूशन में, एक चक्कर में। तो 1 मीटर कितने में चलेगा? 1 मीटर चलेगा 1/88। आपको कितने मीटर चलाना है? 286, 228.6 किलोमीटर चलाना है। ध्यान रखेंगे किलोमीटर में है। तो आपको क्या करेंगे? 188 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे? 286 पॉइंट कर हटाया, 10 नीचे लिया, और किलोमीटर को मीटर में करने के लिए हम क्या करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, कटिंग करेंगे 11 पे, 11 8 जा 88 होता है, 11 2 जा 22, 6 बचेगा, 11 6 जा 66 होता है, 4 2 जा 8, ये 25 पे कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13 पे कैंसिल। तो 13 इंटू में 25 हम करेंगे, तो 13 इंटू में 25 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 325 रेवोल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 13 इंटू में 25 होता है 325। सिंपल सी रेवोल्यूशन थी। ठीक है ना, किस तरह से हमने किया? ठीक है ना, हमने किस तरीके से किया? हमने देखा कि 2 पाई आर एक रेवोल्यूशन में हमने निकाला, कि एक चक्कर में हमने निकाल लिया कि एक चक्कर में कितने रेवोल्यूशन काटेगा। तो एक चक्कर में 88 मीटर चलेगा। तो 88 मीटर चलता है एक रेवोल्यूशन में, तो 1 मीटर चलेगा 1/88। हमने 28.6 किलोमीटर का निकाला, किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, तो 325 रेवोल्यूशन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 की पावर 2p + 4 = 6561 आपका यहाँ पर है। तो p + 1 का आपको आंसर निकालना है, क्या होगा? तो 3 की पावर कितना? तो यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर 2p + 4 दे रखा है, और ये होता है 3 की पावर कितना? 8। ठीक है ना, 6561 क्या होता है? 3 की पावर 8 होता है। तो बेस सेम है, पावर इक्वेट हो जाएंगी। तो 3p + 4 इक्वल हो जाएगा 8 के। ठीक है ना, 2p + 4 हो जाएगा इक्वल टू 8 के। तो यानी कि 2p की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 4, और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो यहाँ पर 2 + 1 का पावर 4 हमें निकालनी है, यानी कि 3 की पावर 4 निकालनी है। 3 की पावर 4 होता है 81। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो 81 क्या हो जाएगा? सर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। जो भी व्यूअर्स चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी, हम आपके लिए इसी तरह की और वीडियोज़ लाते रहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड यानी कि एडवांस मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, यहाँ पर आपको दे रखा कह रहा है कि आई जे के एल इज अ क्वाड्रिलेटरल, आई जे इज एक्सटेंडेड टू एम एन एंड बोथ साइड। ठीक है ना, कह रहा है कि आई जे के एल क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। हमने यहाँ पर ऐसे बनाया, कह रहा है कि आई जे के एल इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। माफ कीजिएगा, मैंने यहाँ पर पढ़ा नहीं है। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक मतलब एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, इस तरीके से। कौन सा? आई जे के एल। मैं इसको दूसरे कलर से इसको ड्रॉ कर देता हूँ, आई जे के एल को। ठीक है ना, यहाँ पर हमने ऐसे करके इसको ड्रॉ कर दिया। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आई, ये हो जाएगा जे। ठीक है ना, ये हो जाएगा के, और ये हो जाएगा एल। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आई जे इज एक्सटेंडेड टू एम, आई जे इज एक्सटेंड किया गया एम तक, और एन तक ऑन बोथ साइड। यहाँ पर हमने इसे एक्सटेंड किया गया। ठीक है ना, के जे एम ये वाला जो एंगल है ये 72 डिग्री है, और आपको आई जे आई एन एल आई एन की जो वैल्यू है वो 78 डिग्री है। ठीक है ना, आपको क्या बताना है? आई एल के आपको ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम बताना है कि कितना होगा। जो मैंने अभी शेड किया है, इन दोनों एंगल का सम बताना है। तो अगर आपको प्रॉपर्टी पता है ज्योमेट्री की और इन सब चीज़ों की, अगर आपको एंगल्स की जो थ्योरी है वो पता है, तो आपको मैं एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं इस लाइन को नीचे तक ऐसे एक्सटेंड कर दूँ, ठीक है, तो ये एक क्या बन जाएगी, और यहाँ से इसे एक्सटेंड कर दूँ तो ये एक ट्रांसवर्स लाइन बन जाएगी। इसको ऐसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे तो ये ट्रांसफर, और ये वाला जो एंगल होता है, ये एंगल इक्वल होता है इस वाले एंगल के। ठीक है ना,
क्योंकि ये आपको ये पैरेलल, दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं, एल के और एन एम दोनों पैरेलल हैं, और ये एक ट्रांसवर्स लाइन चल रही है। तो ये वाला एंगल जिसको मैंने ब्लू से शेड किया है, ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब ये भी किसके इक्वल होगा, 78 के। इसी तरीके से अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ तो एक ट्रांसवर्स लाइन बन जाएगी, दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल जिसको मैंने ब्लू से शेड किया और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि 72 डिग्री ये होगा। ठीक है ना। तो 72 इन दोनों का सम आपसे पूछ रहा है, तो 78 प्लस 72 डिग्री का अगर हम सम करेंगे तो 150 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्या सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो 72 डिग्री प्लस 78 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 150 डिग्री से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए टेक्स थ्राइस एज, कह रहा है कि अरुण है, बीमल है, और कौन है, अरुण इज टेक थ्राइस एज मच टाइम एज बीमल टू वर्क, वेयर एज अमल टेक डबल द टाइम एज अरुण। तो अरुण दोनों जगह कॉमन है, तो पहले हम बीमल, अरुण और अमल की हम रेशो बना लेते हैं, ए एम ए एल, ये अमल है। ठीक है ना। कह रहा है कि अरुण टेक थ्राइस टाइम एज मच एज बीमल। तो अगर बीमल एक टाइम लेता है तो अरुण कितना लेगा, 3 टाइम लेगा। अमल टेक डबल टाइम दैट अरुण, तो अरुण कितना, ये अमल कितना लेगा, 6। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये टाइम की रेशो आ जाएगी। अगर हम इसकी एफिशिएंसी की रेशो निकालेंगे तो एफिशिएंसी की रेशो पलट जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसकी एफिशिएंसी की रेशो निकालूंगा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कितना, 18/6/3, कटिंग करेंगे 3 पे, तो 3 6 = 18, 3 2 = 6 और 3 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 1 3। तो 6:2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 6:2:1 इसका ऑप्शंसी की रेशो आ जाएगी। ठीक है ना। ये एफिशिएंसी की रेशो हो जाएगी, कि रेशो क्या होती है, पलट जाती है। कह रहा है कि ऑल द थ्री टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। कह रहा है कि अगर ये तीनों मिलके काम करते हैं, यानी कि अरुण प्लस बीमल प्लस अमल, अगर ये तीनों मिलके काम करते हैं तो काम 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है, 9 है। 9 इंटू में 8 कितना काम हो जाएगा, 72 वर्क हो जाएगा। कह रहा है कि देन हाउ मैनी डेज अरुण एंड बीमल का टाइम बताना है, कितना टाइम लेंगे अरुण एंड बीमल, कितना टाइम लेंगे अगर एक साथ काम काम करने में। तो अरुण एंड बीमल की रेशो अगर मैं देखो एफिशिएंसी की, तो ये है। तो अरुण का एंड बीमल का आपको टाइम निकालना है, और टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है, 72। अरुण और बीमल का आपको टाइम निकालना है 7, और दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है, 8। तो 8 9 ज़ा 72, तो 9 डेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वर्क सेम होता है तो टाइम की रेशो जो है वो एफिशिएंसी की रेशो में पलट जाती है। तो एफिशिएंसी की रेशो मैंने निकाल दी, 6:2:1। ठीक है ना। फिर हमने वर्क निकाल दिया तीनों का मिला के, क्योंकि तीनों मिलके काम करेंगे तो 8 डेज लगते हैं। तो 9 इंटू में 8 कितना हो जाएगा, 72, और 72/8 करा तो 9 डेज इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि द रेडियस ऑफ अ स्फेयर सिलेंडर कोन आर सेम। दोनों की रेडियस जो है वो सेम है। स्फेयर है आपके पास एक, इस तरह से स्फेयर होता है। एक सिलेंडर आपको दे रखा है, ये सिलेंडर होता है, और एक कोन आपको दे रखा है। ठीक है ना। इन तीनों की जो रेडियस है वो सेम है। द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज हाफ ऑफ दैट ऑफ रेडियस। कह रहा है कि जो हाइट है सिलेंडर की, वो हाफ ऑफ इट्स रेडियस, रेडियस की आधी है। ठीक है ना। एंड हाइट ऑफ अ कॉन इज ट्वाइस ऑफ इज रेडियस। तो थोड़ा सा मैं डायग्राम को बड़ा कर रहा हूँ, आसान है क्वेश्चन, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो कह रहा है कि एक स्फेयर है आपके पास इस तरीके से, एक सिलेंडर है आपके पास इस तरीके से, और कह रहा है कि सिलेंडर की जो हाइट है वो रेडियस की आधी है। तो यहाँ पर अगर ये आर है तो हाइट कितनी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी। और एक कोन है हमारे पास इस तरीके से, और कह रहा है कि जो कोन है, कोन की रेडियस भी आर होगी, और इस कोन की जो हाइट है वो रेडियस से डबल है, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2r हो जाएगा। देन द रेडियस रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, के वॉल्यूम की रेशो निकालनी है। तो हमें पता है कि स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r² होता है। पाई r r² इंटू में h कितना है, r/2 है। ठीक है ना। ये r²h हो गया। और कोन का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई r², h की वैल्यू कितनी है, 2r है। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें कैंसिल होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पाई से पाई कांस्टेंट टर्म है, कैंसिल हो जाएगा। आर क्यूब से आर क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये आर क्यूब कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचेगा, 4/3 रेशो 1/2 रेशो 2/3 बचेगा। जब हम इसकी रेशो निकालेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे 6, तो 6 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4/3 मल्टीप्लाई बाय 6 रेशो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 रेशो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6। रेशो निकालेंगे तो 3 2 ज़ा 6, ये आ जाएगा 8, 2 3 ज़ा 6, 3 आ जाएगा 4, 8:3:4। ऑप्शन नंबर डी में मेरे को ये दिखाई दे रहा है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था।
बेसिक फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए और क्वेश्चन को पढ़ने की थोड़ा सा वो होना चाहिए, आपको पता लगना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से क्या बोल रहा है हमें। तो सिंपल से हमने फॉर्मूला लगाया वॉल्यूम को और हमारे पास यहाँ पर रेशो आ जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपको फाइंड करनी है गाइज। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोर्ड मास का फॉर्मूला आपको लगाना है। पहले प्लस होता है, डिवाइड होता है, क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये सिंपल सा है। इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट में देंगे कि इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है ना। कमेंट करके बताएंगे कि आपकी एक्स की वैल्यू क्या आएगी। जब आपके कमेंट आ जाएंगे फिर हम आपको आंसर बताएंगे इसका सही आंसर क्या था। वैसे आप निकाल लेंगे, मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर आपको सिंपल एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू आप इजिली यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। हम बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि विकास वॉक एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, देन ही मिसेज अ बस बाय 5 मिनट। इफ ही इंक्रीजेज बाय 20 किलोमीटर, ही रीचेज द बस 10 मिनट अर्लियर, फाइंड द डिस्टेंस। आपको सिंपल निकालना है क्या होगा। कह रहा है कि अगर जो विकास है अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो 5 मिनट लेट हो जाता है, मिसेज द बस बाय 5 मिनट। अगर वो अपनी स्पीड को 20 किलोमीटर कर लेता है तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। डिस्टेंस आपको बताना है। तो हमने यहाँ लिखा इनिशियल स्पीड और यहाँ पर हमने लिखा फाइनल स्पीड, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। वैसे हम सिंपल डिस्टेंस का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, S1 पहले स्पीड मल्टीप्लाई बाय S2 डिवाइड बाय S1 माइनस S2, दोनों टाइम का डिफरेंस, और यहाँ आता है हमारे पास टाइम डिफरेंस। तो यहाँ से हमारे पास ये डिस्टेंस निकल जाता है। सिंपल हम फॉर्मूला लगाते हैं। कह रहा है कि 10 पहली स्पीड थी, दूसरी स्पीड थी 20, इन दोनों का डिफरेंस है 10 और दोनों का टाइम डिफरेंस, यहाँ पर अर्ली है और यहाँ पर लेट है। तो 10 और 5 इनका डिफरेंस कितना हुआ हमारे पास, 15 हो जाएगा। क्योंकि जब हमारे पास दो अलग अलग होते हैं, लेट होता है और अर्ली होता है, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 15 आ जाएगा। इसको हमने किस में चेंज कर दिया, आवर में चेंज कर दिया। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 23 ज़ा हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 किलोमीटर। सिंपल सिंपल आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। S1 इंटू एस टू डिवाइड बाई S1 माइनस S2 इज इंटू में टाइम डिफरेंस होता है। तो S1 10 था, S2 20 था, दोनों का डिफरेंस देखा 10 था, और टाइम डिफरेंस 5 मिनट लेट और 5 मिनट अर्ली का जो टाइम डिफरेंस हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15/60 करेंगे तो 5 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से निकलने वाला क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड इनसाइड अ सर्कल एट पॉइंट ओ। तो कह रहा है कि एक सर्कल है जिसमें ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड एट पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये ए बी है और ये सी डी है और इंटरसेक्टेड एट पॉइंट ओ। द लेंथ ऑफ ओ सी इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ ओ ए। तो अगर ओ ए की लेंथ x है तो ओ सी की लेंथ हो जाएगी 2x। एंड द लेंथ ऑफ ओ डी इज, ओ डी की जो लेंथ है वो 4/3 टाइम्स है किसका, ओ ए की लेंथ का। तो 4/3 ऑफ x हो जाएगा यहाँ पर। इफ द लेंथ ऑफ ओ बी इज 8, अगर ये 8 है, फाइंड द लेंथ ऑफ ओ ए। ओ ए की लेंथ आपको बतानी है क्या होगी। ओ ए की लेंथ आपको बतानी है तो यहाँ पर आपको एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। वो क्या पता होनी चाहिए कि ओ ए मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे ओ बी से तो ये इक्वल होता है किसके, ओ सी मल्टीप्लाई बाय ओ डी के इक्वल ये होता है, ठीक है ना। ओ सी मल्टीप्लाई बाय ओ डी के ये इक्वल होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ओ ए की वैल्यू है एक्स, ओ बी की वैल्यू है हमारे पास 8, ओ सी की वैल्यू है 2x और इसकी वैल्यू है 4/3 x। तो x से x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 4 1 ज़ा 1, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ओ ए बराबर होता है किसके, ओ बी के बराबर होता है मल्टीप्लाई बाय ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू में ओ डी। ये थ्योरम होती है, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग कोड थ्योरम जिसे हम बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग कोड थ्योरम होती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये थे हमारे पास मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको सभी के सभी क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। एक क्वेश्चन हमने आपको करने के लिए दिया था बोर्ड मास, बाकी क्वेश्चंस हमने करवा दिए हैं, ठीक है ना। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस मजेदार पसंद आए होंगे। क्वेश्चंस अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ठीक है ना। इसी तरह की और वीडियोज़, इसी तरह की और क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि आपका जीके से रिलेटेड है, ठीक है ना, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि इन विच स्टेट इज गोल गम्बोज द टॉम्ब ऑफ आदिल शाह सिचुएटेड। गोल गम्बोज कौन सी स्टेट में है ये आपसे पूछ रहा है।
तो गोलगंबो जो टॉम्ब है जो आदिल शाह की है वो कौन सी स्टेट में है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्नाटका में वो स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो गोल गम्बोज कहाँ पर है? जिसे गोल गम्बोज सिटेड इन बीजापुर। बीजापुर कहाँ पर है? कर्नाटका में है। और ये टॉम किसकी है? बिल्ट बाय किसने बनवाई थी? मोहम्मद आदिल शाह ने ये बनवाई थी। और ये लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डोम है। तो ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि which organization give the report gross domestic product for India? Which organization gives the report gross domestic product for India? तो gross domestic product for India जो रिपोर्ट है, इसके ऊपर जो रिपोर्ट है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है? तो उस ऑर्गेनाइजेशन का आपको नाम बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी कि CSO जो है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर ऑफ इंडिया पर ये रिपोर्ट देती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि हु कंपोज्ड हु हैज कंपोज्ड वेलकम एंथम फॉर 222 इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड? तो फॉर 2022 इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड के लिए जो वेलकम एंथम था वो किसने कंपोज किया था? तो वो कंपोज किया था ऑप्शन नंबर बी AR रहमान ने। ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। तो AR रहमान ने 2022 का वेलकम एंथम कंपोज किया था किसके लिए? इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड के। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि विच इंस्ट्रूमेंट वाज प्लेड बाय द फेमस इंस्ट्रूमेंटल उस्ताद बिंदा खान? तो उस्ताद बिंदा खान के द्वारा कौन सा फेमस इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता था? तो वो बजाता था हमारे पास सारंगी। ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। सारंगी बजाते थे कौन? उस्ताद बिंदा खान। ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज? तो कौन सा आर्टिकल इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है किससे? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे डील करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 239। आर्टिकल 239 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है किससे? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द कराची सेशन ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन द ईयर एंड वाज प्रिसाइडेड बाय? कौन से साल में हुआ था? ठीक है ना। और किसने इसको प्रिसाइडेड, कौन इसका अध्यक्ष थे? तो कराची सेशन जो था INC का वो कब हुआ था? वो हुआ था 1931 में। और उस वक्त जो इनके प्रिसाइडेड बाय, किसने इसको प्रिसाइड किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर सी सा करेक्ट हो जाएगा। 1931 में कराची सेशन हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको प्रिसाइड किया था। ऑप्शन नंबर सी सा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि द डैश टेम्पल ऑफ is one of the largest rock cut ancient Hindu temple located Ellora, महाराष्ट्र, इंडिया? तो कौन सा टेम्पल है जो कि लार्जेस्ट रॉक कट टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है, लोकेटेड है एलोरा की गुफाओं में यानी कि महाराष्ट्र, इंडिया में? ठीक है ना। तो कौन सा है वो? कौन से भगवान शिव का है वो? यानी कि कैलाश टेम्पल है, रॉक कट टेम्पल है यानी कि पहाड़ को काट के ये बनाया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉयल नेवी वारशिप्स ब्रोक डाउन ऑन अगस्त 28 2022? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉयल नेवीज वारशिप्स ब्रोक डाउन ऑन 28 अगस्त 2022? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी HMS प्रिंस ऑफ वेल्स। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स वॉरशिप ब्रोक डाउन ऑन अगस्त 28 2022। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट हो जाएगा, HMS प्रिंस वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया है जस्टिस DY चंद्रचूड़ को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सबको पता है कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैज बीन अपॉइंटेड एज द 50th CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड। ठीक है ना, चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि लारू काज इज अ फेस्टिवल प्राइमरली सेलिब्रेटेड बाय द गोंडाज ऑफ? तो लारू काज इज अ फेस्टिवल प्रीमियरली सेलिब्रेटेड बाय द गोंडाज ऑफ डैश? तो कहाँ पर ये लारू काज जो है फेस्टिवल मनाया जाता है, कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में जो है ये मनाया जाता है। लारू काज इज द फेस्टिवल है जो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज हैविंग इट्स प्राइमरी एम्फेसिस ऑन सीकिंग ऑफ ट्रुथ? तो सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका, तो इसके संस्थापक थे कौन? ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। तो ज्योतिबा फूले वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज। और इसकी जो फाउंडेशन थी वो कब कब की गई थी? 24 सितंबर 1873 को ये समाज जो था, ये सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कहता है कि वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट?
हिंज जॉइंट का कौन सा एग्जांपल है? हिंज जॉइंट मतलब हिंज जॉइंट वो होता है जो एक तरफ खुलता है दूसरी तरफ नहीं खुलता, ठीक है ना? जैसा आपका वो होता है दरवाजों में, जो होता है दरवाजों में जो जॉइंट लगे होते हैं दरवाजे खोलने के लिए, वो हिंज जॉइंट का जो सिर्फ एक ही ऊपर तरफ होगा दूसरी तरफ ओपन नहीं हो सकता वो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिटवीन द नीज, यानी कि आपके जो नीज होती है उनके बीच में जो जॉइंट होता है वो हिंज जॉइंट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं हिंज जॉइंट। तो गाइज ये थे हमारे पास प्रैक्टिस सेट 2 के, ठीक है ना? प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चंस थे ये। 50 क्वेश्चन थे, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। 3 क्वेश्चन हमने आपको करने के लिए दिखे हैं, उनके आंसर भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को, कुछ प्लीज़ चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, क्योंकि सबका सब्सक्राइब करना है आपको, सिर्फ एक बटन दबाना है, एक बटन प्रेस करना है, आपको कुछ नहीं जाएगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी उससे। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ग्रो करने में हमें, ताकि हम और तरह की इस तरह से और अच्छे मटेरियल आपके लिए लेके आ सकें। ठीक है ना? जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब लाइक करेंगे उतनी ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगी और उतनी ज़्यादा हम आपके लिए क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।